आज हम बात करेंगे आईवीएफ बेबीज के बारे में। लोगों के मन में काफी वहम रहते हैं कि आईवीएफ से जो बेबी होता है वो जेनेटिकली हमारा नहीं होता, किसी और के गैमेट्स यूज हो जाते हैं या आईवीएफ क्लिनिक में मिक्सिंग हो जाती है। और भी वहम रहते हैं कि आईवीएफ का बेबी बहुत वीक हो सकता है या आईवीएफ का बेबी अबनॉर्मल हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये भी जो भी सारे वहम हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो आईवीएफ का जो बच्चा होता है वो जेनेटिकली हमारा नहीं होता या गैमेट मिक्सिंग होता है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आईवीएफ सेंटर्स में जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनमें हम बहुत ही ध्यान दे करके ये चीजें करते हैं कि अगर कोई पेशेंट के एग्स हैं तो उसके ही हस्बैंड के स्पर्म के साथ ये मिलाया जाता है। इसके काफी तरीके होते हैं। एक तो मैन्युअल विटनेसिंग, मतलब जो भी इन पर्सन वहां पे लैब में प्रेजेंट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट रहते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट टेक्नीशियंस रहते हैं, तो उनको विटनेस रख के यानी कि वो चेक करते हैं कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने चेक किया, फिर दूसरे ने भी चेक किया कि ये इसी पेशेंट का एग्स है, इसी का ही स्पर्म है, ये इसे कहा जाता है मैन्युअल विटनेसिंग। फिर दूसरा जो होता है वो होता है आरआई विटनेस सिस्टम। ये जो होता है ये नया टेक्निक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि हर एक पेशेंट को हम एक बारकोड जनरेट करते हैं और उनको एक कार्ड दिया जाता है। वो कार्ड जो है वो लगाए बगैर लैब में, एम्ब्रियोलॉजी लैब में कोई भी आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। तो एक सॉकेट होता है एम्ब्रियोलॉजी लैब के यहाँ पे, जहाँ पे जो भी पेशेंट को हम प्रोसीजर के लिए लिए हैं, जैसे कि एग पिकअप के लिए कोई महिला को हम लिए हैं, तो उनका जो कार्ड है वो कार्ड हम इंसर्ट करते हैं वो सॉकेट में, ताकि उन अंदर सिस्टम में, लैब में, सब जगह पे ये पता चले कि ये कौन से पेशेंट के एग्स वहां पे आ रहे हैं। वो सेम कार्ड हमारे हस्बैंड के सीमेन सैंपल के लिए भी यूज होता है। तो जब उसी हस्बैंड का सीमेन सैंपल अंदर जा रहा है, उनके सारे डिशेस पे ये बारकोड प्रिंट हुआ रहता है। तो जो सिस्टम रहता है वो अगर ये बारकोड डिटेक्ट कर रहा है, अगर सही पेशेंट का है तो वो कोई अलार्म नहीं देगा और हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि उसी पेशेंट का एग और स्पर्म हम यूज कर रहे हैं। अगर बाय चांस किसी और पेशेंट का सैंपल उस जगह पे लाया जा रहा है तो वो सिस्टम अलार्म देगा और हमें तुरंत पता चलेगा कि इस जगह में जो है वो दूसरे पेशेंट का सैंपल है और ये किसी और का सैंपल है। तो ये जहां पे आरआई विटनेस सिस्टम है, जैसे कि 49 में सारे सेंटर्स में हम आरआई विटनेस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पेशेंट्स को कार्ड दिया जाता है। हर एक उनके पेट्री डिश पे, हर एक कल्चर डिश पे वो लेबलिंग रहता है जो बारकोड हमारा सिस्टम रीड करता है और ये हम बहुत ही गारंटी से कह सकते हैं कि उन्हीं का एग और उन्हीं का स्पर्म हम यूज कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर कोई फर्टिलिटी सेंटर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको देख करके सिलेक्ट करना है जहाँ पे ये आरआई विटनेस सिस्टम हो, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी हो। वहां पे आप एकदम भरोसे से कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो आप ही के गैमेट से बन रहा है। तो ये हो गया सबसे पहला वहम। फिर सेकेंड वहम जो है, जो काफी बार लोग पूछते हैं कि आईवीएफ का जो बच्चा होता है वो वीक बच्चा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईवीएफ करने के वजह से बच्चा वीक हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईवीएफ का जो टेक्निक है उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं यूजुअली वो नॉर्मल ही होते हैं। उनको इंटेलिजेंस वाइज भी ये देखा गया है कुछ कुछ स्टडीज में कि उनका इंटेलिजेंस काफी बार हायर साइड पे होता है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे, जैसे हम देखें कि लुई ब्राउन जो वर्ल्ड की फर्स्ट आईवीएफ बेबी है, उनको खुद को नेचुरली 2 बच्चे कंसीव हुए हैं और वो नॉर्मल है, उनके खुद के बच्चे भी नॉर्मल है। मतलब आईवीएफ बेबी जो वर्ल्ड का फर्स्ट है उनको भी खुद को नेचुरली बच्चे हो गए हैं। तो ये तो काफी प्रूवन है कि ऐसे कोई चीज नहीं है जिससे आईवीएफ करने से बच्चे में कुछ वीकनेस या खराबी आ रहा है। बच्चे वीक क्यों होते हैं? अगर आईवीएफ में किसी को ट्विन प्रेगनेंसी आ रहा है तो ट्विन प्रेगनेंसी में ये रिस्क रहता है कि बच्चे का वजन थोड़ा बहुत कम साइड में हो, जिसे हम कहते हैं लो बर्थ वेट। हो सकता है ट्विन में डिलीवरी भी आपकी अगर जल्दी हो रही है, जैसे 7th मंथ में, 8th मंथ में डिलीवरी हो रही है, तो वो बच्चा इमेच्योर और वजन में कम भी रह सकता है। तो ये वजह हो सकती है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो ट्विन प्रेगनेंसी के वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो आईवीएफ में भी हम लोग
सिलेक्ट करके सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अगर हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो ट्विंस का रिस्क नहीं रहेगा। तो ये ट्विंस का रिस्क कम करने के लिए हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर इलेक्टिवली कर सकते हैं। उसमें भी अगर हम चाहते हैं कि हम जेनेटिक टेस्ट करके एम्ब्रियो ट्रांसफर करें तो आपके प्रेगनेंसी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं आईवीएफ में, और मिसकैरेज के रिस्क भी कम हो जाती है। तो ये अगर हम जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ करके मिसकैरेज का रिस्क भी हम कम कर रहे हैं। वो हम कैसे करते हैं? वो हम पीजीटी का इस्तेमाल करके करते हैं। पीजीटी जो होता है वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, यानी कि एम्ब्रियो का बायोप्सी लेके उसका जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं। पीजीटी ए जो होता है वो अन्यूप्लॉइडीज, यानी कि जो कॉमन कॉजेस है मिसकैरेज के, उसके लिए होता है। पीजीटी एम होता है जो मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, यानी कि अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है जेनेटिक डिसीज की, जैसे कि थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो ये जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए पीजीटी एम किया जाता है। फिर पीजीटी एसआर भी होता है, स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट। जिन कपल्स में हस्बैंड या वाइफ किसी को अगर क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम है, जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और उनको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं या प्रेगनेंसी आने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे कपल्स में हम पीजीटी एसआर एडवाइस करते हैं। तो अगर आईवीएफ में हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो भी यूप्लॉइड एम्ब्रियो ट्रांसफर करे या जेनेटिकली टेस्टेड एम्ब्रियो को ट्रांसफर करे तो मिसकैरेज का रिस्क भी कम होता है और बच्चा नॉर्मल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये था आईवीएफ के वजह से ये बच्चे में कोई खराबी या वीकनेस या जेनेटिक बीमारी नहीं आती है। इनफैक्ट आईवीएफ में अगर हम पीजीटी टेक्निक्स इस्तेमाल करें तो जेनेटिकली नॉर्मल बच्चे आने के चांसेस आपके डेफिनेटली बढ़ जाएंगे और आपको मिसकैरेज का रिस्क भी कम हो जाएगा। मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, 49 फर्टिलिटी सेंटर, बंजारा हिल्स। अगर आपको आईवीएफ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।